वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो का सबसे अहम पड़ाव जहां पर सभी दर्शकों को इंतजार होता है उनके सवालों के जवाब का। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हेमंत सिद्दीकी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, और साथ ही श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। चलिए सवालों का भी सिलसिला शुरू करते हैं और हर्षिला राजगुरु का सवाल मैं लेना चाहूंगी और मेरे ख्याल से इनके पति हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। चलिए मेरे ख्याल से इनका सवाल इनका शायद कॉल ड्रॉप हो चुका है, लेकिन केवरी व्यास, मेरे ख्याल से श्वेता के पास इनका सवाल होगा। उनको जब तक हम फोन लाइन पर कनेक्ट करें तब तक उनके सवाल की कुछ डिटेल्स हैं श्वेता जो मेरे पास हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। इनकी लगभग 5,30,000 के आसपास निवेश करने की योजना है और कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें, और अगर इन्वेस्टमेंट करने की आप सलाह दे रही हैं तो किस तरह के म्यूचुअल फंड में करें। और इनको इस निवेश से 21 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं और समय की अवधि जो बता रही है वो है लगभग 10 साल की। अगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाए तो इनसे और भी बातचीत हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है 5,28,000 रुपए ये कह रहे हैं कि इनके पास निवेश करने लायक पूंजी है फिलहाल। तो अगर एक एक करके इसको बाजार में लगाना भी हो तो क्या रणनीति होगी और कितने चरणों में ये करना होगा? जी कविता जी, केवरी जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी अगर आप आज 5,30,000 से शुरुआत कर रहे हैं और 10 साल तक का समय है, 21 लाख का लक्ष्य है, आपको इसके अलावा हर महीने कम से कम 2,000 की एसआईपी करनी होगी, तब जाके आप अपने लक्ष्य पर आसानी से पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात, जो आप कह रहे थे कि मैं लमसम करूं या एसआईपी के थ्रू करूं, मेरी सलाह आपसे ये रहेगी कि एसआईपी बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो एक डिसिप्लिन ले आता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन अगर आपके पास आज ये राशि उपलब्ध है तो आप इसको लमसम ही मार्केट में निवेश करें। ज्यादा से ज्यादा आप इसे 4 हफ्तों में स्प्लिट करके अगले 1 महीने में, तो मैं जो आपको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ 1 महीने के लिए आप इसे स्टैगर कर लें। 4 हफ्ते के दौरान में आप इसे इक्वल पार्ट्स में निवेश कर लें मार्केट में, तो लमसम ही हुआ एक तरह से। आप इसे स्टैगर ना करें एसआईपी के तौर पर। जितना ज्यादा लंबा समय आप मार्केट में बिता पाएंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए इसे बैंक में ना रखें, क्योंकि बैंक में आप रखेंगे 6-7% मिलेगा। जितना मार्केट में आप ज्यादा समय रहने देंगे आपको फायदा होगा। तो वो मेरी आपको दूसरी राय होगी। तीसरी, मैं आपको कुछ फंड्स बता देती हूँ जहां आप ये निवेश कर सकते हैं। आप इसे डालें कोटक के मल्टी कैप्स फंड में, डीएसपी के इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में, आईसीआईसीआई प्रू फोकस और एचडीएफसी स्मॉल कैप। ये 4 फंडों से आप शुरुआत कर सकते हैं एसआईपी, और ये जो लमसम अमाउंट आपको निवेश करना है उसके लिए। चलिए, तो ये अपने बचत खाते में ये सारी राशि रखें और वहां से शुरुआत करें निवेश की, ये आप कह रही हैं? जी हाँ, लेकिन अगले 1 महीने में पूरा ही 5,30,000 निवेश कर दें इक्विटी फंड्स में, पूरे एक महीने में ही, लेकिन अलग अलग तारीखों पर करें या ये 2-3 महीने तक इस पूरी प्रक्रिया को फैला सकते हैं? क्या नुकसान हो जाएगा अगर 1 महीने में नहीं करेंगे तो श्वेता? जी 1 महीना या 2 महीना, लेकिन हम जब एसआईपी कहते हैं तो हम एसआईपी लंबा समय कह रहे हैं। एसआईपी हम 8 महीने या 10 महीने की सलाह मैं नहीं दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये अच्छा समय है। आज मार्केट की वैल्यूएशन जो है फेयर है और मार्केट को यहाँ से बढ़ने के भी चांसेस हैं अगले 1 साल में। इसीलिए उसे बैंक बैलेंस में ज्यादा टाइम तक ना रखें। 1 महीना कम से कम आप निवेश कर दें, 1 महीना नहीं तो 2 महीना, लेकिन पूरा ही अमाउंट 5,30,000 का आप निवेश कर लें। आपने ये जो फंड यहाँ पर बताए हैं इनमें कितना कितना इनको कैसे विभाजित करें पूरी राशि को? 4 ही इसमें से चुनने हैं? आपने तो ऑप्शंस काफी ज्यादा दिए हैं। मैंने इनको एक्चुअली 6 फंड के ऑप्शन दिए थे, पर मैंने कहा शुरुआती दौर में आप 4 तो कर लें। 2 और जो फंड उसमें मैंने नाम नहीं बताए लेकिन मैंने शेयर किए थे, वो था एक क्वांट का वैल्यू फंड भी मैंने कहा था आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो 6 फंड हैं टोटल, इक्वल ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, तो हर फंड में इक्वल अमाउंट आप निवेश कर लें
उस हिसाब से इनका एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में ही थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा उनको, तो एक डाइवर्सिफाइड बास्केट हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये सलाह केयूरी व्यास के लिए। लेकिन चंदन हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार चंदन जी, नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपने पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ और ये आपने आईसीआईसीआई, हाँ आईसीआईसीआई का आपने ब्लू चिप लिया हुआ है, ठीक है, और 3,000 रुपए कर रहे हैं ना? आपको कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना है? जी मैम, 2,25,000 का मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है सर। और पूरा जो इन्वेस्टमेंट है आपका, आपको कितने साल तक रखना है? मतलब लॉन्ग टर्म 28-30 साल के लिए। 28-30 साल के लिए, और 2 करोड़ आप कह रहे हैं कि आपको इकट्ठा करने हैं। जी ये आपके रिटायरमेंट की राशि होगी? जी मैम। चलिए ठीक है, आपने 2 करोड़ की राशि पूरी अपने कैलकुलेशंस कर कर ही आपने तय की है ना? हाँ हाँ जी मैम। कम तो नहीं पड़ेंगे 2 करोड़? ना 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 मैम। आज बड़े लग रहे हैं, 28-30 साल के बाद नहीं लगेंगे बड़े? नहीं ठीक है, 2 में हो जाएगा मैम। चलिए, ऑलराइट। हेमंत जी के पास इनका सवाल है। ये काफी सेटिस्फाइड लग रहे हैं 2 करोड़ की अपनी इस फिगर से 28-30 साल के बाद सर। तो फिर भी हम इनको शायद बताना चाहेंगे कि कैसे महंगाई जो है शायद आपके 2 करोड़ की जो वैल्यू है वो उतना नहीं रहने देगी, घट जाएगी आपके पैसों की वैल्यू, और कैसे शायद रिविजिट करने की जरूरत पड़ जाएगी इस लक्ष्य को कुछ सालों के बाद। नहीं कविता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे अच्छी बात इनफैक्ट ये है कि इनके पास समय बहुत है, 28 से 30 साल का समय है। एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक ओवरऑल जो सही तरीका होना चाहिए इन्वेस्ट करने का वो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि कभी कभी इतनी जब एडवांस हम जब प्लानिंग शुरू करते हैं अपने रिटायरमेंट की, तो कभी कभी हमें लगता है कि जो रकम है वो काफी बड़ी है देखने में, अगर हम इसको 2 करोड़ की रकम देखें तो, लेकिन वहां तक हो सकता है कि वो रकम उतनी पर्याप्त ना हो। तो आई थिंक शुरुआत में ठीक है, और मेरा हमेशा ये मानना है, मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूं कि आप शुरुआत कर दीजिए इन्फ्लेशन को कंसीडर करके। आगे जाके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, जैसे जैसे आपका लाइफ स्टाइल बदले, तो डेफिनेटली आपको जैसे आप एसआईपी अमाउंट को रिविजिट करते हैं वैसे अपने टारगेट को भी आपको रिविजिट करना। तो बट आई थिंक शुरुआत के लिए ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है कि जैसे अगर मैं पहले इनकी टारगेट की बात करता हूं और फिर मैं फंड के ऊपर आऊंगा। 3 फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,000 रुपए की 3 एसआईपी है। मुझे लगता है, और जैसा उन्होंने कहा कि 2,25,000 उनको लमसम इन्वेस्ट करना है, अगर मैं वो भी कंसिडर करूं तब भी मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा शॉर्टफॉल है यहाँ पे, तो उनको एसआईपी अमाउंट करीब 1,000 से बढ़ाना होगा। तो कुल मिला के 4,000 की एसआईपी और 2,25,000 जो ये कह रहे हैं कि लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि अभी भी इनके पास 28 से 30 साल का समय है, तो ये डेफिनेटली उनको एक कंसीडर करना होगा। 3 फंड की जो बात करूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एसआईपी से इन्वेस्ट करना इक्विटी फंड में बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे एक लार्ज कैप फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक जो फंड है वो मिड कैप फंड है। मुझे लगता है कि जो ब्लू चिप फंड है उसकी जगह पे अगर है कि लार्ज एंड मिड कैप लेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि एक तो आपको पता है कि लार्ज एंड मिड में आपका पैसा जाएगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास होती है, जो अलग अलग जब आप डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है, जो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको रिबैलेंस करना। तो एक ऐसा फंड करें कि ब्लू चिप की जगह में अगर आप लार्ज एंड मिड लेते तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा, जहां पे वो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। 1,000 जो कम पड़ रहा है, जैसे आइडियली मैं चाहूंगा कि वो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड के अंदर वो ऐड करें, बट शायद उन्होंने ये भी कहा था कि वो एक स्मॉल कैप को देख रहे हैं, तो स्मॉल कैप कर सकते हैं। बट वो 4,000 के लिए 4 फंड मुझे लगता है इस स्टेज पे नहीं, आगे जाके अगर जैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएं तो डेफिनेटली उसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए एक स्मॉल कैप फंड होना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। चलिए चंदन जी, आपको सलाह समझ में आई है? कुछ और आपको पूछना है हेमंत जी को? जी मैम, मुझे एक स्मॉल कैप चालू करना है, तो कौन सा सही रहेगा स्मॉल कैप फंड? हेमंत सर, देखिए मेरे हिसाब से जी स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो निपॉन स्मॉल कैप भी देख सकते हैं, तो कौन स्मॉल कैप देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक फंड आप चुन लीजिए। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है, तो एक स्मॉल कैप सही प्रपोर्शन में आपके पोर्टफोलियो में अच्छा एडिशन हो सकता है।
अच्छा हेमंत सर, निपॉन और क्वांट के स्मॉल कैप ने वाकई इस पूरी कैटेगरी में बेहतरीन परफॉर्म किया है। रिटर्न्स के मामले में अगर हम देखें तो एएमसी के तौर पे देखें तो न केवल यही फंड्स बल्कि बाकी फंड्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। लेकिन इन दोनों की रणनीति में ऐसा क्या खास निकला? निपॉन स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं, ऐसे कौन से स्टॉक्स पे या किस तरह के स्टॉक्स पे या कंपनियों पे इन्होंने दाव लगाया जहां पर ये बिल्कुल रेस में सबसे आगे निकल गए? दो चीजें हैं कविता, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। एज ए सेगमेंट अगर हम पिछले साल भी देखें तो स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। अगर आप इंडेक्स फंड को भी देखें तो स्मॉल कैप की जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छी रही है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो इंडेक्स फंड है स्मॉल कैप में स्पेशली, उन्होंने काफी सारे जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो मुझे लगता है कि वो पहली बात तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी जो हमने देखी अभी तक, और अभी भी मुझे लगता नहीं कि रैली में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव है। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो कहीं ना कहीं मॉडरेट करनी पड़ेगी आपको पहले से, बट आई थिंक एज ए सेगमेंट वो अभी भी अच्छा कर रहा है। जहां तक दोनों की बात है, देखिए 2-3 पैरामीटर्स पे आपको देखना होगा। दोनों, एक तो मुझे लगता है कि दोनों के जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, तो वो एक अच्छी चीज है। दूसरा, कहीं ना कहीं आप डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हैं कि फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया, किस तरह की एलोकेशन है, तो ब्रॉडली दोनों में फर्क है। बट अगर मैं चाहूंगा मैं एक सिंपल कंपैरिजन करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी और पीटर जो है शायद क्वांट में थोड़ा मुझे ज्यादा दिखता है कई बार। तो अगर आप ऐसा फंड देख रहे हैं जो दोनों में बैलेंस करके चले तो फिर निपॉन देख सकते हैं। अगर आप ठीक है कि आपको लगता है थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा भी हो तो वो क्वांट सही है। जैसा मैंने कहा, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है, और इनके लिए अच्छी बात यह है कि इनके पास बहुत लंबा समय है, 28 से 30 साल। तो आप दोनों में से कोई भी फंड चुनेंगे तो मुझे लगता है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। ऑलराइट, चलिए तो ये सलाह चंदन जी को और बाकी तमाम स्मॉल कैप्स को लेकर अगर आपके भी जहन में कोई भी सवाल है तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब की हमारी एक दर्शक है राधिका, इनका सवाल लेते हैं। श्वेता, आपके पास होगा इनका सवाल शायद। इन्होंने अपने कुछ फंड्स के नाम भेजे हैं, वो फंड्स के नाम हम स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे। आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है इनके पास, मिड कैप है एएमसी का, एक्सिस का स्मॉल कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा है, क्वांट का एक्टिव है और स्मॉल कैप है महिंद्रा मैन्युलाइफ का। और 36,000 की ये एसआईपी कर रही हैं इन फंड्स में। 15 साल में 1.5 करोड़ का इनका लक्ष्य है इकट्ठा करने का। तो फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पर सवाल अपना भेजा है, तमाम डिटेल्स भेजी है। फंड मिक्स आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर कोई बदलाव आपको लगता है करने की जरूरत है या अपने आप में ये वेल डाइवर्सिफाइड है? जी कविता जी, पहले तो ये जो एसआईपी कर रहे हैं 36,000 की, ये इनको अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंचा लेगा। तो ये अमाउंट जो इन्होंने चुना है ये बहुत सही है। फंड मिक्स की जो आप बात कह रहे थे, कुछ बातें अच्छी है जो इन्होंने करी है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपनी तरफ से बिल्ड करने का ट्राई किया है। हर एक कैटेगरी का फंड है इनके पोर्टफोलियो में। तो आपने देखा जैसे लार्ज कैप है, मल्टी है, कॉन्ट्रा है, जो यूनिक स्टाइल्स हैं सारी हैं। 3 फंड खाली मैं इनको सुझाव दूंगी कि वहां एसआईपी रोक दे। जैसे महिंद्रा मैन्युलाइफ का जो स्मॉल कैप फंड है, पीजीआईएम का फंड और इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप का फंड, ये 3 फंड है जो मैं इनको सलाह दे रही हूँ रोकने की अपने पोर्टफोलियो में। और इनके जगह पे जो फंड्स ये कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, एक एचडीएफसी का स्मॉल कैप, क्वांट का लार्ज कैप और आईसीआईसीआई ब्लू का फोकस इक्विटी फंड। क्योंकि मुझे लगा एक तो इनके पोर्टफोलियो में थोड़ी मिड स्मॉल की एलोकेशन शायद बढ़ रही है, तो वो बैलेंस करने के लिए मैं इनको जो फंड्स की सुझाव दे रही हूँ वो थोड़ी लार्ज कैप ओरिएंटेशन में है। प्लस उन कैटेगरीज में ये फंड्स बेहतर रैंक करते हैं। अब तो 3 फंड आप बदल दें, बाकी 3 फंड्स अच्छे हैं, वो आप कंटिन्यू करिए। ऑलराइट, फोन लाइन पे फिलहाल है नहीं, इसीलिए कोई सवाल उनके बिहाफ पे अगर उनको पूछना होगा तो शायद वीडियो जब देखें उसके मुताबिक ही वो सवाल पूछ पाएंगी। लेकिन बहुत ज़रूरी होता है एक चीज़, अपने लक्ष्यों को रिविजिट करना, क्योंकि अच्छी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि हमारे दर्शक हैं, सवाल भेज रहे हैं, लंबा लंबा नज़रिया रख रहे हैं 15 साल 20 साल का, लेकिन उसके बाद की जो वैल्यू जो वो चाहते हैं वो उतने साल के बाद क्या पर्याप्त होगी। इस तरह का एक लक्ष्य को लेकर रिविजिट करना, मंथन करना, इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो फंड्स अभी भी हमने आपको रेकमेंड किए हैं, मौजूदा समय में हो सकता है कि आप इनमें अपनी निवेश रणनीति बिल्कुल बनाएं, लेकिन इनको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है।
और किसी भी तरह से आपको लगे कि फंड से निकल जाना चाहिए तो वो कदम भी आपको अपने आर्थिक सलाहकार के जरिए या अपने सवाल हम तक पहुंचाकर जरूर एक सलाह मशवरा उस पर कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और क्या शिवशंकर जी फोन लाइन पर है हमारे साथ? हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बताइए सर, आपने जो फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं उसमें से निप्पॉन का लार्ज कैप है, आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है और मोतीलाल का लार्ज और मिड कैप है ना? 20,000 की आप कह रहे हैं कि आप एसआईपी कर रहे हैं 6 फंड्स में सर। जी मैडम, मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल तो ये है कि मेरे ये इनमें से मैं एक फंड कम करना चाह रहा हूँ 6 में से, तो वो कौन सा फंड करूँ? और दूसरा सवाल ये था मैम, जो मेरी 3 एसआईपी जो मैंने बंद कर दी है उसमें जो निवेशित पैसा है उसी में बने रहने दूं या फिर निकाल कर इन्हीं फंड में से किसी में लगा दूं? कौन से फंड्स है वो? मैम उसकी भी लिस्ट मैंने भेजी थी। निप्पॉन निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, उसमें 1,04,000 रुपए है मैम। और एक्सिस का स्मॉल कैप है, उसमें 30,000 रुपए है। और आदित्य बिरला का लार्ज कैप है, उसमें 75,000 रुपए है। और निवेश रोके हुए कितना समय हो गया है? हाँ मैम, ये 4 से 5 महीने हुए हैं। और एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे थे? जी मैम, एसआईपी के जरिए कर रहा था। चलिए ठीक है, ऑलराइट। और आपको ये जो अभी पोर्टफोलियो बनाया है आपने, ये कितने साल के लिए बनाया है सर? हाँ मैम, 10 से 12 साल के लिए नजरिया है मेरा। और ये आपका शो देखकर ही बनाया है मैडम। आपके शो के माध्यम से हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। और क्योंकि हम बड़े शहर में नहीं रहते, मैं किसानी करता हूँ मैडम, तो आपका शो देखकर ही मुझे जो कुछ भी नॉलेज हुआ है तो आपका शो देखकर ही हुआ है थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा कहा और हमें भी प्रोत्साहन मिला है। कहीं ना कहीं ये जो हमारी एक छोटी सी कोशिश है वो आपके काम आ रही है। आपकी आर्थिक जिंदगी में हम कोई सहयोग दे पाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए। और मुझे आपसे ये पूछना था, 10 से 12 साल तक तो आपने निवेश करना है। सराहना करती हूँ आप ही, क्योंकि इतना लंबा नजरिया आपका है और आप डटे हुए हैं, अनुशासित तरीके से निवेश भी करना चाहते हैं। कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना होगा? कोई खास लक्ष्य से बांध रखा है क्या आपने अपना ये इन्वेस्टमेंट? हाँ मैम, मुझे क्या नाम है, घर बनवाना है, तो उसके लिए मुझे मैडम 30 से 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको कि 30 से 40 लाख रुपए इस पोर्टफोलियो के जरिए आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हेमंत जी, 10 से 12 साल, 30 से 40 लाख रुपए। और मेरे ख्याल से बहुत ही कम दर्शक ऐसे होते हैं हेमंत जी, तो जो हमें बोलते हैं कि हमारे पास 6 फंड्स हैं, हमें कम करना है, हमें 4 या 5 फंड्स में ही अपने पोर्टफोलियो को सीमित कर देना है। शिवशंकर जी मेरे ख्याल से उनमें से एक हैं। और उसके अलावा जो इन्होंने बाकी के फंड्स पे पैसे रोके हुए हैं, तो उनमें तो खैर 1 साल अभी नहीं हुआ है, एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे थे, 4-5 साल ही हुए हैं, महीने ही हुए हैं निवेश रोके हुए। तो बताइएगा उसमें क्या करना है। लेकिन उससे पहले क्या फंड कम करने की जरूरत है, या आपको लगता है फिलहाल जितना भी इन्होंने एक्सपोजर रखा हुआ है काफी पर्याप्त है? अगर हो सके तो अगर निवेश बढ़ाना चाहे तो शायद वो कर सकते हैं। जी कविता, आई थिंक सबसे पहले तो कहूंगा कि जब ऐसे दर्शक या ऐसे निवेशक से बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 2-3 चीजें यहाँ पे देखिए। इनका समय है 10 से 12 साल, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी से बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने कुछ फंड्स के अंदर एसआईपी को रोका है, राइट? वो पूछना चाहते हैं कि उसमें वो क्या करें। 6 फंड्स हैं इनके पास। हालांकि मैं कहूंगा कि जो 6 फंड उन्होंने चुने हैं जहां पे एसआईपी चल रही है, वो सारे के सारे फंड काफी अच्छे हैं। बट मुझे लगता है कि इनका जो सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट है और सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें अगर पोर्टफोलियो कंपोजिशन को, तो एक लार्ज कैप फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, और आप पर एक फ्लेक्सी कैप जहां दोनों में 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट किया उन्होंने, और एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड भी है, और एक और आईसीआईसीआई ग्रुप का फ्लेक्सी कैप फंड भी है जहां पे 2000 है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा ओवरलैप है। उसको ध्यान में रखते हुए, हालांकि जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे फंड अच्छे हैं, डेफिनेटली एक केस है कि एक फंड यहाँ पे कम हो सकता है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, ऐसे निवेशकों से बात करके बहुत अच्छा लगता है जो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में इतने जागरूक हैं, ध्यान रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीते वो सीखें उसके बारे में। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा है जान के। तो जैसे मैंने कहा कि एक फंड डेफिनेटली कम हो सकता है, यहाँ पे कम करने की जरूरत भी है क्योंकि ओवरलैप है। वो जो 2000 रुपए जो है, मैं चाहूंगा कि जो इनका मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, जो उस कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है,
उसके अंदर वो ऐड करें, वहां पे ऑलरेडी 4,000 इन्वेस्ट करें तो वो 6,000 रुपये हो जाएगा वहां पे। तो एक फंड डेफिनेटली इस तरीके से कम हो सकता है। 3 फंड जहां पे इन्होंने कहा कि 2 स्मॉल कैप फंड है और एक आदित्य बिरला सन लाइफ का जो फ्रंटलाइन फंड है, उसमें जो पैसा है उनका, तो मैं चाहूंगा कि निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है वो पैसा वहां पे रखिए आप, और जो बाकी 2 फंड्स हैं उन दोनों से आप निकल जाइए। और क्योंकि आपको ओवरऑल रीबैलेंस भी करना पड़ेगा, तो जैसे निपॉन इंडिया लार्ज कैप है या जो प्रॉपर एक फ्लेक्सी कैप है जो हमने बात की, उन दोनों में 50% दोनों पैसा में डिवाइड कर दीजिए आप, तो फंड आपके कम होंगे, कंसोलिडेशन होगा पोर्टफोलियो में। और जैसा मैंने कहा कि जो कहीं अगर जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है जहां पे ओवरलैप है वो भी निकल जाएगा। और मुझे लगता नहीं कि अगर ये अपनी प्रोसेस को जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10-12 साल इन्वेस्ट करें, तो जो उनका टारगेट है घर के लिए 30 से 40 लाख को आराम से पूरा हो जाएगा। और राय शिवशंकर जी, कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? हाँ मैम, मैं ये बोल रहा था आईसीआईसी प्रू का फ्लेक्सी कैप से निकलकर मुझे मोतीलाल ओसवाल में वो फंड को वो कर देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। ऐसे फ्लेक्सी कैप से आप जो एसआईपी है वो रोक के आप आपके पास मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड फंड है जहां पे आप 4,000 की एसआईपी कर रहे हो, उसके अंदर उसको ऐड कर दीजिए। शिवशंकर जी, ये शो हमारा YouTube पर भी जाता है, जो चैनल का YouTube है ना, वहां पर प्लेलिस्ट है हमारी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की, वहां से भी आप अगर फंड के नाम नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो वहां भी कर सकते हैं। आपको मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में, निपॉन के लार्ज कैप में, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में निवेश बढ़ाने की सलाह, और आईसीआईसीआई के फ्लेक्सी कैप, एक्सिस के स्मॉल कैप और ईबीएसएल का जो आपका फंड है उसमें से निकलने की आपको सलाह जो है वो दी जा रही है। धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं और यूएस मोहंती साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शायद। नमस्कार मोहंती जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से ये सवाल YouTube पर है, इन्होंने अपना नंबर हमें नहीं दिया है। श्वेता, आपके पास है इनकी डिटेल्स। 50,000 की एसआईपी करनी है इनको। 51 साल की इनकी उम्र है, रिटायरमेंट के लिए अभी ये सोच रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। फोन लाइन पर होते मोहंती जी तो बहुत अच्छा होता, आपसे और भी हम बारीकी से समझ पाते कि रिटायरमेंट को लेकर आपकी योजना क्या है। बहरहाल बताइए, कितने कंफर्टेबल हैं ये इक्विटी से, हम वो भी नहीं जानते। रिस्क प्रोफाइलिंग को लेकर मेरे पास कोई जानकारी है नहीं। श्वेता, क्या आप इनको रेकमेंड करेंगी? बिकॉज हम ये भी नहीं जानते कि इन्होंने अब तक अपने पोर्टफोलियो में या अपने निवेश में अब तक क्या कुछ शामिल किया हुआ है। जी कविता जी, आई थिंक इनकी उम्र को देखकर और अभी रिटायरमेंट तक का 8 साल का समय है जो फिर भी रीजनेबल है, तो इक्विटी एक्सपोजर तो ये ले सकते हैं। मेरी सबसे पहली सलाह इनको ये होगी कि अपने पोर्टफोलियो में एक बारी एसेट एलोकेशन देख लें। आप आज के दिन में करीबन 70% की इक्विटी और बैलेंस्ड डेट रख सकते हैं। और लेकिन जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे, जैसे अगर आपके पास 2 साल बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, उस समय आप अपनी एसेट एलोकेशन रिविजिट कर लेना, और उस समय पर आपको शायद एसेट एलोकेशन रखनी होगी 50 से 60% इक्विटी और बैलेंस डेट में। तो ये मेरी आपको पहले से सलाह है, एसेट एलोकेशन ध्यान में रखें और रिटायरमेंट के 2 साल पहले उसे वापस से रिविजिट कर लेना। दूसरी बात, आप जो आज 50,000 की एसआईपी की बात कर रहे हैं, अगर मैं 11 से 12% की रेट ऑफ रिटर्न भी पकड़ूं उस पे इक्विटी डेट की कॉम्बिनेशन से, तो आप करीबन 80 लाख पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में, महंगाई को ध्यान में रख के आप सोचें कि आपको वो 80 लाख का अमाउंट सफिशिएंट है। अगर नहीं तो फिर आप आज एसआईपी अमाउंट को थोड़ा बढ़ाने का जरूर सोचें, बिकॉज 8 ही साल बचे हैं और रिटायरमेंट नजदीक आ रही है। तो ये मेरी दूसरी सलाह होगी। तीसरी, मैं आपको अभी तो एक फंड का बास्केट बताती हूँ जो अगले कुछ सालों के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य के हिसाब से इसको जरूर हर 1-1.5 साल में रीइवैल्यूएट करना। तो कुछ फंड्स जहां आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, सबसे पहले आप आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ले लें अपने पोर्टफोलियो में, क्वांट का वैल्यू फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू का फोकस इक्विटी फंड। इनसे आप शुरुआत कर लें, और जो बाकी मैंने आपको 2 सलाह दी एसेट एलोकेशन की और एसआईपी के अमाउंट की, उसको जरूर ध्यान में रखना। चलिए, क्योंकि फोन लाइन पर है नहीं और बहुत कम डिटेल्स हैं, तो यही सलाह आप
आपको डिटेल्स के मुताबिक हम दे पाए हैं। कुछ और भी पूछना चाहें तो अब की बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी हमको दे दीजिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी सवालों के जवाब हम दे रहे हैं, और साथ ही लाइव भी अगर कोई दर्शक हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालते रहिए, क्योंकि आपके सवालों को जो है हम शो में शामिल करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। गुरदेव सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। शायद मेरे ख्याल से फोन लाइन कट गई है, हम फिर से इनको कोशिश करेंगे संपर्क करने की। हेमंत जी आपके पास है ये सवाल। फंड्स की डिटेल्स जो हमारे पास हैं उनमें से पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, इन्होंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी लिया हुआ है, क्वांट का स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, टाटा का डिजिटल है और ग्रो का टोटल मार्केट इंडेक्स फंड लिया हुआ है। 1 लाख की SIP इनकी चल रही है इन 6 फंड्स में, और ये रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी हैं। अब ऐसे में इन्होंने ये जो फंड्स जोड़े हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्या उद्देश्य है इस पूरे पोर्टफोलियो का, उसको लेकर डिटेल्स मेरे पास है नहीं। जब तक वो फोन लाइन पर नहीं जुड़ेंगे हमें और कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगी। लेकिन क्या कहेंगे आप फंड मिक्स को देखते हुए? आई थिंक ब्रॉडली जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पास जो नंबर ऑफ फंड्स है वो 6 फंड्स हैं, 1 लाख की SIP कर रहे हैं। इनका जो पूरा फोकस है आप देखिए 50% पैसा जो है फ्लेक्सी कैप फंड में है, जो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन है, बट आई थिंक वो जो फंड है वो काफी क्वालिटी फंड है और ज्यादा पैसा जो है वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है, और साथ ही इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जो US मार्केट में भी पार्टिसिपेट करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 16, 17, 18% तक। तो मुझे लगता है वो सही है। ब्रॉडली कैटेगरी सही है इनके पास, जैसे उन्होंने कहा कि टोटल मार्केट इंडेक्स फंड है। हालांकि मैं पर्सनली इस इंडेक्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आप एक तो निफ्टी 500 को देख रहे हैं और एक निफ्टी माइक्रो कैप, मतलब कुल मिला के 750 स्टॉक्स आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है वहां पे। और अगर किसी इन्वेस्टर को चाहिए कि वो बहुत क्योंकि कंसंट्रेटेड बेट्स अगर कहीं ले रहे हैं, उसके सामने में अगर एक ब्रॉड डाइवर्सिफाइड फंड चाहिए तो वो कंसिडर कर सकते हैं, तो वो सही है। एक मिड कैप फंड है उनके पास, एक स्मॉल कैप फंड है। सिर्फ एक ही इशू है मुझे लगता है यहाँ पे, जो इनकी 5000 इन्वेस्टमेंट है वो टाटा डिजिटल फंड में है। मुझे लगता है कि वो एक जो फंड है वो डेफिनेटली उसको देखें कि शायद उसमें ना रहे तो मुझे अच्छा बेटर रहेगा, मुझे लगता है। तो हेमंत जी मेरे ख्याल से हाँ, हेमंत जी वो हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। गुरुदेव जी नमस्कार, आपका सवाल हमने लिया हुआ है हमारे शो पर और आप ही के सवाल पर सलाह दे रहे थे हेमंत सर भी। तो मेरे ख्याल से टाटा डिजिटल फंड को लेकर उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थी कि अगर आपको उनको रखना है कि नहीं रखना पोर्टफोलियो में। मुझे आपसे ये जानना है सर, आप रिटायर्ड हैं, इस पोर्टफोलियो से आपका कोई खास मकसद, कोई खास लक्ष्य जो पूरा होना है, क्योंकि आपकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है, रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं आप, लेकिन आप इक्विटी में कितने कंफर्टेबल हैं, हमारे पास वो जानकारियां नहीं है। तो अगर आप थोड़ा बताएं तो हम आपको क्लियर कर सलाह दे पाएंगे सर। जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर इंक्लूडिंग माय क्वेश्चन। जी सर, धन्यवाद। मैम मैं अभी री एम्प्लॉयड हूँ, आई एम स्टिल सर्विंग। अच्छा। सो मैं अगले 5-6 साल आई एम अर्निंग। ओके। So during this period, I can invest comfortably around 1 lakh plus as SIP. Okay. And I have got no goals. I am a fully accomplished man, fully settled. चलिए, मुबारकबाद। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी इतनी क्लैरिटी के साथ दर्शक आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ गई है, ये अपनी SIP को और 5-6 साल तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं हेमंत सर। और जैसे उन्होंने बताया कि कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज सच है नहीं, और बातों से लग रहा है कि शायद रिस्क एपेटाइट भी है इक्विटी में निवेशित रहने की। तो आप बताएं कि अब टाटा डिजिटल इंडिया फंड में से क्या निकल जाना चाहिए, क्या बरकरार रहें? हाँ जी कविता, जैसे मैं कह रहा था, पहली बात तो जैसे मैंने क्लैरिफाई किया कि 5-6 साल और इनके पास SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और शुरुआत में भी जैसे हमने बात की कि जो बायस है काफी ज्यादा पोर्टफोलियो में वो लार्ज कैप के ऊपर है, जो मुझे लगता है इनके टाइम होराइजन और इसकी जिस स्टेज पे वो है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। और उसी को ध्यान में रखते मैं कह रहा था कि जो टाटा डिजिटल फंड है, सेक्टोरल फंड है, IT एज ए सेक्टर प्रेशर में है, बहुत लंबा समय इनके पास है नहीं, और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए एग्जिट और एंट्री का। तो मुझे लगता है कि अगर ये टाटा डिजिटल फंड को अवॉइड करें तो बेहतर है, वहां से निकल जाए।
इनके पास SBI का कॉन्ट्रा फंड है, अगेन आई थिंक बहुत ही अच्छा फंड है। वो जो पैसा है 5,000 वहां पे आप ऐड कर दीजिए, तो कुल मिला के आपके पास 5 फंड रहेंगे। और आई थिंक बिल्कुल अच्छा पोर्टफोलियो है आपका, जिस हिसाब से आपके टाइम होराइजन के हिसाब से होना चाहिए। तो एक ही बदलाव, जैसे मैंने कहा, टाटा डिजिटल में SIP बंद करके आप उसको SBI कॉन्ट्रा में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। बस एक ही चेन की जरूरत है। ये बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी, और कोई सवाल पूछना है आपको हेमंत जी से? मैम, आई विश टू इन्वेस्ट another 5 lakh as a lump sum. अच्छा, So which funds do you recommend, मैम? चलिए, ये सवाल मेरे पास था नहीं और मेरे अगले दर्शक भी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन हेमंत जी, 5 लाख रुपए और इन्हें लमसम निवेश करना है, इन्हीं फंड्स में कर लें या 2 फंड्स आप रेकमेंड करेंगे? नहीं, आई थिंक जैसा हमने कहा, बहुत ही ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो उनका। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप है उनके पास, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब तरह के फंड्स हैं उनके पास। तो एग्जिस्टिंग फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, मुझे लगता है। और क्योंकि SIP से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो कुल मिला के 12 लाख एक साल में इन्वेस्ट करा। उसके सामने में अगर 5 लाख कम से इन्वेस्ट करें तो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है। एग्जिस्टिंग फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। गुरुदेव जी, अपने इन्वेस्टमेंट्स में ये आपको अमल में लानी है रणनीतियां। मेरे पास समय बहुत ही कम बचा है, लेकिन परीक्षित कुलकर्णी मेरे दर्शक फोन लाइन पर हैं। परीक्षित, हाय, गुड इवनिंग। आपका सवाल हम ले रहे हैं। आपके पास UTI मिड कैप है, ABSL का फोकस्ड इक्विटी है। 10,000 रुपए की SIP आप कर रहे हैं 2017 से, और फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू 17 लाख है। आपको कब तक ये इन्वेस्टमेंट करना है और कितना इकट्ठा करना है? एक्चुअली मैम, मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो दिया था पूरा, तो उसका ये एक पार्ट था जिसमें 7 साल से इसमें कर रहा हूँ। अभी मेरा एक प्रपोजल, मतलब मैं ये स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ कि ये दोनों मैं स्टॉप करूँ, क्योंकि ना ही UTI में ही कुछ रिटर्न आ रहे हैं, ना। चलिए, तो इन 2 फंड्स, समझ गई मैं, तो इन 2 फंड्स में ही रहना है कि नहीं रहना है, आपको ये पूछना है। ठीक है श्वेता, इनके पास और भी पोर्टफोलियो में फंड्स हैं, लेकिन फिलहाल इन 2 स्पेसिफिक फंड्स को लेकर आप इनको बताएं क्या करना है। मैं बाकी के फंड्स की डिटेल्स की जानकारी नहीं जानती, बिकॉज वो मेरे पास है नहीं। बहरहाल, UTI के मिड कैप में और ABSL के फोकस्ड इक्विटी में क्या करना चाहिए? जी कविता जी, आई थिंक इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये 2 फंड में SIP रोकने का, ये बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि इन्हीं कैटेगरी में अगर हम देखें तो और बेहतर फंड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ABSL फोकस आप रोक दें, इसके जगह पे आप HDFC का फोकस 30 फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह से UTI मिड कैप फंड आप रोक दें, और उसके जगह मैं आपको एक मल्टी कैप फंड सजेस्ट कर रही हूँ, जो कोटक का मल्टी कैप फंड है। आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, एक लार्ज कैप एक्सपोजर चाहिए, तो एक ICICI प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड ले लीजिए। ऑप्शन है आपके पास, या तो मल्टी कैप फंड या लार्ज कैप फंड ले लें आप अपने पोर्टफोलियो में। राइट। परीक्षित, मेरे पास आपका पूरा पोर्टफोलियो का मिक्स नहीं है। आपने 2 स्पेसिफिक फंड्स पर ही सवाल पूछे थे और उसी की बदौलत आपको श्वेता ने सलाह भी दी है। उम्मीद करते हैं कि ये सलाह आपके काम आए। और इसी के साथ समय भी समाप्त हो चुका है मेरा आज के शो पर। हेमंत जी आपका और श्वेता आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। और अगर आप भी हमारा शो लगातार देखते आए हैं, हमसे निवेश को लेकर कोई बात समझना चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए चाहते हैं, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567 पर, और साथ ही यूट्यूब पर अगर हमें देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डालिए, क्योंकि वहां से भी हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। नमस्कार।